नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टूडेंट, वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। अभी मैंने कई दिन से हम लोग चला रहे थे फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट सीरीज़, उसमें एक नया एपिसोड मैं अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ समय नहीं मिल पाया था, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पिछली बार हमने देखा था टाइप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं, चार का टॉपिक रहेगा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हम मेरी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप काफ़ी ज़्यादा फार्माकोलॉजी के बारे में सीखते जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इट इज ए ओल्डेस्ट रूट्स एंड कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रूट है जो जिस टाइम हर्बल प्रिपरेशन यूज़ होती थी, एशियन टाइम में जो मेडिकमेंट यूज होती थी सभी ओरल रूट से दी जाती थी, तो इसलिए इसे ओल्डेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया था। और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ड्रग इसी से ही दी जाती हैं, जिसमें कुछ लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं हम डायरेक्टली दे सकते हैं, और जो कि सॉलिड प्रिपरेशन हैं उनको हम माउथ कैविटी रख देते हैं और कुछ लिक्विड लिक्विड के थ्रू सॉलो करके उसे हम इंगल्फ कर लेते हैं, किसको, सॉलिड प्रिपरेशन को। और लिक्विड प्रिपरेशन को डायरेक्टली हम ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपके टेबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप है, मिक्सचर है, ये सभी यूज़ होते हैं। ऐसे ऑइंटमेंट तो नहीं यूज़ होता है, बट मिक्सचर से ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑइंटमेंट मतलब ऑइंटमेंट में नहीं, यहाँ पर माउथ पेंट होना चाहिए, वैसे ऑइंटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैन बी गिवन बाई ओरल रूट्स। ठीक है, अगर इसके एडवांटेज देखें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये सेफ़ है और कॉन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कोई भी पेन या कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, आसानी से हम ड्रग ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है, चाहे वो चाहे बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। और ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप अकेले ही उस रूट, जैसे अकेले ही आप मेडिसिन उस रूट से ले सकते हैं, ओरल रूट से ले सकते हैं। और साथ में इस मेडिकल जो ओरल रूट की मेडिसिन होती हैं सभी आपकी चीफ सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि ये क्या होती है, स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब ओरल रूट से ड्रग ले रहे होते हैं तो ओरल रूट्स में बहुत सारे बैरियर होते हैं जो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो हम बैक्टीरिया वायरस नहीं, मैं सीधी बात कहूँ माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। जैसे कि हम रूट से ड्रग ली तो हमारा पहले सलाइवा, फिर स्टमक में गैट है गैस्ट्रिक एसिड से, यानी बहुत सारे बैरियर हैं जिससे कि चांसेस स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम और पेरेंटल प्रिपरेशन में स्टाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये क्या होती है, पेरेंटल प्रिपरेशन से जितनी ओरल रूट की ड्रग होंगी सभी क्या होती है, चीफर होती हैं। इसके अलावा ये वेरी कॉमन कॉन्वीनियंट रूट पड़ता है ओरल, वो जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनके लिए और बच्चों के लिए, ठीक है, इन्फेंट्स के लिए। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज की। क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो ओरल रूट से ड्रग दी जाती है उनका जो एक्शन होता है वो स्लोली अपीयर होता है, और ये हम इमरजेंसी कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसको हम नहीं दे सकते। दूसरी एक डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इरिटेबल और अनपेनेट्रेबल ड्रग्स जो इरिटेशन इंड्यूस करती हैं, जहाँ हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर इरिटेशन करे, ओरल म्यूकोसा में इरिटेशन करे। अनपेलेटेबल ड्रग मतलब कि जो कि हम जो जिनका टेस्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनका टेस्ट बहुत ख़राब है, उन ड्रग को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। इसके अलावा जो हम कुछ ड्रग होती हैं जो आपकी जो कि क्या है कि जैसे ओरल रूट से बहुत ना के बराबर या बिल्कुल नहीं एब्जर्व हो पाती हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन रेट ओरल रूट से बहुत बेकार है, तो उन ड्रग को भी हम नहीं दे सकते। जैसे कि अम्योग्लिकोसाइड्स, ये ड्रग जो हैं ओरल रूट से एब्जॉर्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ओरल रूट को ड्रग हम तब नहीं दे पाएंगे, उस कंडीशन में उस पेशेंट को नहीं दे पाते हैं जब किसी पेशेंट को वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही हो, डायरिया ज़्यादा हो रही हो। वॉमिटिंग होगा तो वो ड्रग वॉमिट के थ्रू बाहर निकल सकती है, डायरिया हो रहा है तो वो ड्रग एब्जॉर्व नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा कोई जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में कोई पेशेंट है, या अनकोऑपरेट कंडीशन में पेशेंट है, या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन पेशेंट है, उस पेशेंट को हम ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते। और कुछ ड्रग होती हैं वो हमारे डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं, डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक एसिड है, एंजाइम्स हैं, उनसे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उन ड्रग को भी हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, जैसे कि इंसुलिन। ठीक है, और लास्ट क्या रहता है, कुछ ड्रग होती है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहुंचने से पहले ही लिवर में पूरी तरह से मेटालाइज हो जाती हैं 90% 80%, तो उन ड्रग को भी हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। तो ये सभी डिसएडवांटेज हैं किसके, ओरल रूट से ड्रग के।
अब बात करते हैं टेबलेट कैप्सूल्स आर ऑफन, जो कुछ हैं टेबलेट कैप्सूल को, कुछ जो टेबलेट कैप्सूल अब एडवांसमेंट थोड़ा सा इसमें किया गया कि टेबलेट को और कैप्सूल जो होती हैं उनमें को टेबलेट के अंदर कोटिंग कर दी जाए और कैप्सूल के अंदर फिलिंग कर दी जाए, तो जो हमारे अनपैलेटेबल ड्रग्स हैं वो हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे कैप्सूल के अंदर कोई भी ड्रग अगर हम फिल कर देते हैं जो हम जिसका स्वाद या इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो ड्रग हम उसे दे सकते हैं। और टेबलेट उस कंपाउंड उस ड्रग की है जिसका टेस्ट बहुत ख़राब, तो उसके ऊपर कोटिंग कर दी, फ्लेवरिंग कोटिंग कर दी, तो सिंथेटिक रेजिन से कोटिंग होती है, फ्लेवरिंग एजेंट से कोटिंग होती है, तो भी उसका टेस्ट हम महसूस नहीं कर सकते, हमारी टंग टेस्ट नहीं ले पाती और हम आसानी से वो ड्रग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर्टन प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है ड्यूरिंग द ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या लेना पड़ता है? जब कैप्सूल टेबलेट जब भी हम पेशेंट को दे रहे होते हैं तो वाश डाउन कंडीशंस में, मतलब टेबलेट कैप्सूल जब भी लें उसमें वाश डाउन करें विद हेल्प ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। और पेशेंट उस कंडीशन में अपराइट पोजीशन होनी चाहिए, या तो वो सीधा बैठा हो या सीधा खड़ा हो, लेटा ना हो, सीधा खड़ा हो या सीधा बैठा हो, यानी कि उसकी जो जो उसका ट्रंक पोजीशन है, यानी कि जो स्टमक से लेकर हेड तक का पोजीशन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, या तो वो खड़ा होना चाहिए या वो सीधा बैठा होना चाहिए। उसी कंडीशन में क्या है, ड्रग ली जाए विद हेल्प ऑफ टेबलेट या कैप्सूल ले रहे हैं विद हेल्प ऑफ 1 ग्लास ऑफ वाटर से इनगल्फ कर ली जाए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जिससे इन्हांस वो ईजिली आपके स्टमक में पहुंच जाएगी और जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगी और तुरंत इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब कुछ टेबलेट्स होती हैं वो एंटीकोटिक टेबलेट्स होती हैं, वो भी आपको रूट से दी जाती हैं। तो एंटीकोटिक टेबलेट्स के ऊपर क्या होती है, कोटिंग की जाती है, जिसमें सेल्लो एसीटेट पेंथलेट की कोटिंग की जाती है, ग्लूटीन की कोटिंग की जाती है, एनोनिक पॉलीमर्स होते हैं उनकी कोटिंग की जाती है। और ये कोटिंग करने का कारण क्या होता है कि जो कोटिंग करने के बाद जो ड्रग होती है हमारे गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड का, उन कोटिंग पर उस ड्रग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो वहाँ पर डिजॉल्व या डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, टूटेगी नहीं। तो वो टूटेगी नहीं तो वो सीधे हमारे आगे इंटेस्टाइन, हमारी जीआईटी के पाथवे से आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचती है, इंटेस्टाइन पहुँचती है। और इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो एल्कलाइन पीएच होती है, पीएच उसकी ज़्यादा होती है इंटेस्टाइन के अंदर एज़ कम्पेयर टू द स्टमक के कंपेयर में। तो जो एल्कलाइन पीएच में ये जो कोटिंग होती है वो डिजॉल्व हो जाती है और वहाँ पे ड्रग रिलीज होकर डिजॉल्व होकर एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी जो ड्रग हमारे गैस्ट्रिक एसिड से ख़राब हो सकती हैं, जो ड्रग हमारे गैस्ट्रिक जूस से ख़राब हो सकते हैं, उन ड्रग को हम क्या करते हैं, एंटी कोटेड करते हैं। और एंटी कोटेड करने की वजह से क्या होती है, वो उस एरिया से पास होकर इंटेस्टाइन में रिलीज होती हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर आसानी से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो इस कोटिंग से क्या होगा, पहला क्या होगा कि गैस्ट्रिक इरिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग जो कि स्टमक में हो रही थी उसकी चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि ड्रग कंसंट्रेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें ज़्यादा पहुँचानी है वो आसानी से पहुँच जाएगी। जैसे कि जो हम एल्बेंडाजोल ड्रग देते हैं, एल्बेंडाजोल की टेबलेट्स होती हैं, या फिर आपके इंटेस्टाइन में कोई आईबीएस हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ बोलते हैं, तो इस कंडीशन जितनी भी ड्रग दी जाती हैं वो सब इंटरकोटेड होती हैं ताकि वो स्टमक रिलीज ना होकर आपके इंटेस्टाइन रिलीज हो और वहाँ पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करें। ठीक है। इसके अलावा कि रिटार्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है। और इसकी हेल्प से कोटिंग अगर कर देते हैं तो वो ड्रग हल्का की घुलती है, हल्का की डिजॉल्व होगी, यानी कि उससे एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिले भी हो जाता है कुछ कोटिंग प्रोसीजर में। तो ये कोटिंग से 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या हुआ, ड्रग आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं होगी बाय द गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड के थ्रू, और इरिटेशन जो प्रोड्यूस करने वाले गैस्ट्रिक एसिड में है वो इरिटेशन ड्रग नहीं प्रोड्यूस करती, वो इंटेस्टाइन डायरेक्टली पहुंच जाती है। और हम जहाँ पर इंटेस्टाइन में अगर हमें ज़रूरत है ड्रग के अमाउंट की ज़्यादा पहुँचाने की, तो उन ड्रग की हम कोटिंग करते हैं, इसलिए वो आसानी से हमारे इंटेस्टाइन में ज़्यादा जितनी अमाउंट में हमें ज़रूरत है उतनी अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगी और वहीं पर जाके रिलीज होती है। और लास्ट क्या है कि अगर किसी ड्रग का हमें एब्जॉर्प्शन हल्के हल्के कराना है, तो हल्के रिलीज़ कराना है, हल्के कराना है, तो उसके ऊपर क्या करती है, कोटिंग की जाती है। तो ये एंटीकोटिक टेबलेट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं जो भी ओरल रूट से देते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो एडवांसमेंट इन ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। आजकल क्या एडवांसमेंट हो रहा है जो ओरल से रूट से ड्रग दी जाती हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल जो ड्रग ओरल ड्रग प्रिपरेशन थी उसमें क्या था कि उसमें एक दिक्कत ये थी कि हम एक निश्चित अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग हम बॉडी को देते थे और उतना दे अमाउंट में देते थे कि वो अपना हमारा बॉडी में थेरेपेटिक कंसंट्रेशन को देते थे जो बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करे दे डू। लेकिन जो ड्रग हमने दी वो आपका कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक उस कंसंट्रेशन में मेंटेन नहीं रह सकती, तो बार बार हमें फ्रिक्वेंसी में बार बार रिपीट ड्रग करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब आप समझिए, जैसे कि कोई ड्रग ऐसी है जो 500 mg में के ब्लड कंसंट्रेशन हो तभी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है,
हमने आज सुबह टेबलेट खाई, वो 500 mg हमारे 2 घंटे तक मेंटेन है ब्लड में, बाद में वो ब्लड के थ्रू फिल्टर होने के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब 500 mg से वो 2 घंटे बाद क्या कम हो गई, फिर 2 घंटे बाद हमें दोबारा ड्रग लेनी पड़ेगी, फिर 2 घंटे में फिर वो निकल जाएगी, फिर 2 घंटे बाद फिर हमें लेनी पड़ेगी, रिपीटेशंस ऑफ ड्रग करने पड़ रहे हैं हमको। तो ये दिक्कत थी कन्वेंशनल ओरल ड्रग में। तो इसमें क्या होता था कि हमें थेरेपेटिक ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, वो साइट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, लार्ज अमाउंट में ड्रग लेनी पड़ती थी और बार बार रिपीट करनी पड़ती, जिससे एडवर्स इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते थे। तो आज जो एडवांसमेंट किया गया वो किया गया कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म का या सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म का। कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म या सस्टेन रिलीज जो आती हैं टेबलेट, जैसे आपने देखा होगा DSR, डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज होती है, DSR जो होती है, DSR डोमपेरिडोन DSR कहते हैं। तो वो क्या सस्टेन रिलीज है, उसमें से ड्रग क्या है हल्का रिलीज हो रही है, एकदम रिलीज नहीं हो रही है। तो DSR अगर एक बार ले लेते हैं तो पूरे दिन आपका इफेक्ट हो रहा है। अगर आप सिंपल डोमपेरिडोन की टेबलेट लेंगे तो आपको बार बार लेनी पड़ेगी। DSR क्या है, वो हल्का की रिलीज खुल रही है, रिलीज हो रही है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करती जा रही है। ठीक है, सभी एक साथ रिलीज नहीं हो रही है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होगी तो क्या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या फ़ायदा होता है आपका कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज जितनी ज़रूरत है उतनी घुली डिजॉल्व हो गई, फिर जैसे कि हमने दिया 1000 mg की जब फैट दी और हमें ज़रूरत कितनी थी 500 mg की, तो वो 500 mg पहले डिजॉल्व हो गई, फिर डिजॉल्व होने के बाद हमारे ड्रग जो ब्लड में पहुंच गई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। फिर 2 घंटे बाद जब वो 500 mg कम होने लगेगी, फिर हमारी ड्रग और डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जितनी ड्रग बॉडी से बाहर निकल रही है उतनी ड्रग डिजॉल्व होती जाएगी, यानी कंसनट्रेशन हमारे ड्रग के अंदर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रहता है कंट्रोल डिजीज या सस्टेन रिलीज से। ठीक है, तो कोटिंग क्या करेगा, द कोटिंग डिजॉल्व करता है, जो रिलीज अमाउंट डिजॉल्व होता जाएगा और ड्रग का अमाउंट वहाँ से रिलीज होता रहेगा, और जिससे कि एक्शन मेंटेन रहता है, कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर मेंटेन रहती है और लॉन्ग टाइम तक प्रोलॉन्ग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मेडिकेशंस का इफेक्ट रहता है और प्रोलॉन्ग टाइम तक ड्रग का इफेक्ट रहता है। तो आज का जो ड्रग की एडवांसमेंट ओरल ड्रग में देखें तो 2 तरह का है, कंट्रोल डिजीज यानी सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म डेवलप की जा रही है। ठीक है, तो इससे हम फ्रिक्वेंसी ऑफ मेडिसिन को बड़ा घटा सकते हैं, यानी कि एक दिन में जो हमें 3 या 4 टेबलेट लेनी पड़ी थी, तो अब हम क्या 1 टेबलेट लेंगे तो वो हल्का करके घुलेगी और हल्का करके अपना प्रोड्यूस इफेक्ट कर रही है, लेकिन उसमें ड्रग का अमाउंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। 500 जो है 1000 कर दिया, लेकिन पहले 500 रिलीज होगा, फिर 2 घंटे बाद अगले दिन 500 रिलीज होगा, इस तरह से वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आपका ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है ये शेयर करने लायक किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट रूट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।